नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जब एनजीटी ने 81,000 करोड़ रुपए के माध्यम से सरकार को इसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा। जितने भी अभी आगामी यूपीएससी का जो भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में भी इस वाले से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और दूसरा, जो पुराने पेपर हुए हैं जैसे आरएस मेंस 2023 का पेपर हुआ था, यहाँ पर ग्रेट निकोबार या जो निकोबार आइलैंड है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक यहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं जिनका नाम है शोम्पेन, ठीक है ना। तो शोम्पेन जनजाति कौन है, कहाँ है और चर्चा में रही, इसका मुख्य कारण क्या है। ये आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर नंबर 3 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 नंबर पे जो क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का 15 शब्दों में प्रश्न इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है और किस तरह से ये रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट के बनने से बहुत सारे दुष्प्रभाव भी पड़ेंगे, तो आज विस्तार से जानेंगे किस तरह से भारत की रणनीति के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि निकोबार भारत के मैप में है कहाँ। अगर हम चर्चा करें, अगर ये भारत प्रायद्वीप भारत में बनाने की कोशिश करूँ, प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र, तो यहाँ पर आ जाता है अपना लक्षद्वीप, नीचे की तरफ इंडियन ओशियन आ जाता है। और यहाँ की बात करें इस वाले बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं अंडमान, और नीचे यहाँ जो द्वीप रहेगा उसको अपन बोलेंगे निकोबार, ठीक है। ये वाले क्षेत्र है उसका भी ये नीचे वाला हिस्सा, लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप। ऐसा कहते हैं कि जो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ लगभग 1000 से ऊपर छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। और टोटल अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर का 3 जिले हैं, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर लगभग जो ट्राइबल्स लोग हैं वो रहते हैं। जैसे यहाँ पर अंडमान के पास आपने सेंटिनल द्वीप के बारे में सुना होगा, ठीक है। यहाँ जो अंडमान पर जावरा जनजाति रहती है। इसके बाद निकोबार पर जो ये अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, तो वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो यहाँ की एक ट्राइबल है जिसका नाम है निकोबारी एंड शोम्पेन। उन पर क्या प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो भारत यहाँ पर जो ये नीचे वाला पार्ट है ग्रेट निकोबार, इसको क्यों विकसित करना चाहता है, रणनीतिक दृष्टि से ये भारत के लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। ये हाल ही में चर्चा में रहा, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, जिनके द्वारा यहाँ पर दौरा किया गया। जब भारत की बात करते हैं तो जब दिशाओं की बात करते हैं तो जो ऊपर वाली है वो नॉर्थ हो जाती है, और ये नीचे साउथ, ये हो जाती है ईस्ट, और ये हो जाती है वेस्ट। इस तरह से दिशाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह से दिशाओं को पढ़ा जाता है। इस हिसाब से देखें तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, हम जो ग्रुपिंग पढ़ते हैं जिसको इंदिरा कोल बोलते हैं, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ बिंदु है वो यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु वाले इलाके में लास्ट में। लेकिन जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो अपन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप का भी निचला हिस्सा जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, उसका लास्ट वाला पॉइंट है जिसको इंदिरा बिंदु कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को जब समुद्री भूकंप आया था जिसे सुनामी कहते हैं, जिसके कारण ये खत्म भी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भारत विकसित करना चाहता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हाल ही में जब अभी चर्चा में रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट जो चर्चा में रहा था, जिसके कारण दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था वो गड़बड़ा गई थी। किस तरह से जो एक ऊर्जा स्रोत होता है, दुनिया की जो इकोनॉमी उसको चलाने के लिए जो एनर्जी होती है, उसको किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ईरान ने किस तरह से प्रभावित किया है,
ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत भी सोचता है कि अगर भविष्य में जैसे इसका जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको मुख्य रूप से बनाने का कारण क्या है, तो भारत के जो निचले हिस्से में एक देश है जिसको द्वीपीय पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है श्रीलंका। जिसका नाम है श्रीलंका। मैं इसको ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आराम से थोड़ा दिखे। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक द्वीपीय देश आ जाता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका का यहाँ एक वेस्ट में एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट। और श्रीलंका के यहाँ नीचे एक दक्षिण में एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट बंदरगाह, जिसको चीन ने लगभग 100 साल के लिए 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। श्रीलंका को किस तरह से डेट ट्रैप में फंसाकर कर्जा देकर चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा स्थापित कर दिया है। अब जब चीन की बात करें तो ये भारत का उत्तर पूर्व में एक देश आता है ड्रैगन, चीन। ठीक है, वैसे इधर आएगा चीन है। अब चीन के लिए मुख्य रूप से जो चीन का व्यापार होता है वो जब चीन अपना जो सामान होता है वो एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय देश और जो मध्य पश्चिम के जो देश हैं एशिया के, तो वो उनका जो जहाज है वो सभी जहाज मलक्का स्टेट, आप जब यहाँ पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान ये निकोबार, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसी तरह निकोबार और यहाँ पर जो इंडोनेशिया देश है उसका एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप के बीच में जो 6 डिग्री है वो इसको अलग करते हैं। तो कोई भी जो समुद्री जहाज है वो इसी सुमात्रा द्वीप के माध्यम से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो स्टेट है जिसको बोलते हैं मलक्का स्टेट, उसको पार करके जो सिंगापुर है वहां पर सिंगापुर के माध्यम से फिर यहाँ से दक्षिण चीन सागर होते हुए चाइना पहुंचते, और चीन के जितने भी एक्सपोर्ट वाले जहाज है वो इसी रूट के माध्यम से बाकी यूरोपीय देश और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचते हैं। तो चीन के लिए बहुत ज्यादा ये जो मलक्का स्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, इसलिए चीन ने श्रीलंका पर हम्बनटोटा पोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। साथ ही चीन भारत को घेरने के लिए चीन ने एक रणनीति बनाई है जिसको बोलते हैं मोतियों की माला। मोतियों की माला जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मोतियों के माला के माध्यम से चीन ने भारत को चारों तरफ से बांधने की कोशिश की। ठीक है, जैसे ये भारत है तो पाकिस्तान के पास में पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्वादर एयरपोर्ट, ये भारत है। और ये पाकिस्तान वाला इलाका, और यहाँ पाकिस्तान का एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट। ठीक है, इसके बाद चीन ने जो हम्बनटोटा उस पोर्ट पर अधिकार किया है। यहाँ जो मॉरिशस है, मॉरिशस को भी यहाँ पर भी चीन ने अपना रणनीतिक दृष्टि से भारत को घेरने के लिए यहाँ पर समझौते किए हुए। साथ ही इधर बात करें तो बांग्लादेश में जो चटगांव वाला पार्ट है वहां पर भी चीन ने अपना अधिकार या समझौते के माध्यम से भारत को घेरने के लिए यहाँ पर रणनीतिक बिंदु या जो रणनीतिक अपन कह सकते हैं स्थान है उसको चिन्हित किया हुआ है, और वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है ताकि कभी भी भविष्य में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुए तो उसको पहले से घेरने की रणनीति बनाई। इसी के तहत भारत चीन को घेरने के लिए डायमंड की माला तैयार कर रहा है। डायमंड की माला। इसके तहत भारत ने भी चीन को घेरने के लिए क्या किया, ग्वादर पोर्ट के पास में ही जो ईरान का एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबार पोर्ट, तो चाबार पोर्ट। इसके बाद यहाँ ओमान की बात करें तो ओमान के पोर्ट को भी भारत ने समझौते के तहत अपना बनाने की कोशिश की है। साथ ही जो कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका का, यहाँ पर भी भारत का
मतलब समझौते के तहत भारत को कुछ यहाँ पर फायदा मिला हुआ है। इसके बाद भारत जो मालदीव है, मॉरिशस है, वहां पर भी अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है। साथ ही अंडमान निकोबार, ये ग्रेट जो निकोबार प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा रणनीतिक दृष्टि से चीन को घेरने के लिए। ठीक है, तो जो अंडमान और निकोबार की बात करते हैं, तो निकोबार प्रोजेक्ट जो यहाँ बनने जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में जो हॉर्मुज जैसी कंडीशन हो गई थी उसको रोकने के लिए, साथ ही जो भी जहाज यूरोप से जब चीन की ओर जाए और चीन से पश्चिम यूरोप और मध्य एशिया देशों की तरफ जाए, तो किस तरह से श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट विकसित करके जितने भी जहाज आते हैं उन जहाजों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था, और जहाज यहाँ पर जो अपने सामान होते हैं शिपमेंट करके अलग अलग जगहों पर भेजने का प्रयास किया जाता है। तो इससे चीन को, अच्छा, श्रीलंका को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और चीन ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट विकसित कर लिया है, तो कोलंबो की स्थिति को चीन अपने अंडर में लेना चाहता है, ताकि जितने भी जहाज है, जहाजों के ठहरने का एक प्रकार का ये बिंदु लोकेशन हो जाता है, ताकि जहाज यहाँ पर आराम से रुक सके। उनमें जो डीजल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या जो भी तेल है, वो उनको ईंधन है, वो उनको पर्याप्त रूप से यहाँ मिल जाए। और इसके बाद जब यहाँ से जहाज मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से सिंगापुर पहुंचता है, तो सिंगापुर दुनिया का खतरनाक जहाज ठहरने का हब बोला जाता है। जितने भी यहाँ से जहाज जाते हैं वो सिंगापुर रुकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो पोर्ट है वहां पर सिंगापुर वाला इतना खतरनाक डेवलपमेंट सिंगापुर ने कर दिया है कि इसके लिए बहुत ज्यादा शानदार। और भारत, सिंगापुर और कोलंबो, इनका विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ताकि जितने भी जहाज आए वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर रुके, ठहरे, ताकि भारत को कुछ आर्थिक लाभ भी हुए। ठीक है, इसके बाद भारत इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को विकसित करके जो सैन्य हवाई अड्डा है वो तैयार करना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध हुए तो भारत को सीधा यहाँ से फायदा मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ एक गलाथिया करके जो खाड़ी है वहां पर लेदर बैग करके जो कछुए आते हैं उनका नुकसान होगा। साथ ही जैव विविधता, पर्यावरण का नुकसान होगा। जो पर्यावरण संतुलन जो आजकल हो रहा, उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, एक का नाम है जिसको बोलते हैं निकोबारी जनजाति, निकोबारी जनजाति जनजाति और दूसरी एक जनजाति है जिसका नाम है शोम्पेन, शोम्पेन जनजाति। ये, इनकी संख्या बहुत कम है, और इस प्रकार के प्रोजेक्ट विकसित होते हैं तो इन जनजातियों का आवास है वो लगभग खत्म होने, क्योंकि ये अपनी जो ऐसी कुछ जनजातियां जो अपने परंपरागत रूप से जिस तरह से वो रह रहे उसी कंडीशन में रहना चाहती है, तो उनके ऊपर बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर गए थे, और उन्होंने किस तरह से जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एनजीटी, जिन्होंने सरकार को परमिशन दे दी है कि आप 81,000 करोड़ रुपए में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भारत की जो त्रिसेवा है 1 अक्टूबर 2001 से ही यहाँ पर सेवा कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पर जो सैन्य दृष्टि से यहाँ पर कार्य चल रहा है। ये पूरा जो अंडमान निकोबार है, ये पूरा यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को विकसित करने का इस बार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो भारत से नीचे यहाँ भूमध्य रेखा जाती है, और भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे बात करें तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एकदम हरे भरे जो पर्यावरण, यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वहां पर रोजाना शाम को 4 बजे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर भाप बनती है। भाप बनने के बाद सबसे ज्यादा सूर्य गिरती है, सूर्य की रोशनी गिरती है, तो इसके माध्यम से यहाँ गर्मी होती है, और इसके माध्यम से यहाँ बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जैसे हम केरल की बात करें इस वाले पार्ट में भी, तो ये तो हमारा जो ग्रेट निकोबार है वहां पर बहुत ज्यादा में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए जो कैंपा एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे कटेंगे उन पेड़ों को, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है,
अरावली, वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे, अर्थात वहाँ पर नए पौधों को लगाया जाएगा। तो एक तरह से विकास के साथ साथ पर्यावरण का विनाश होता है, लेकिन सरकार ने इस बार विकास को चुना है और साथ में जो पर्यावरण का नुकसान विनाश हो रहा है उनको कम्पनसेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह से जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए बाद में उपयोगी बन जाएगा। सबसे ज्यादा चीन के लिए ये प्रोजेक्ट बनेगा तो चीन सबसे ज्यादा तीर मिलाएगा, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है 20 से 30% चीन का व्यापार है वो मलक्का स्टेट से होता है। और अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई मतलब ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी और भारत अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार कर लेता है, तो भारत के पास ईरान की तरह इस प्रकार को सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए चीन पहले से ही रणनीतिक रूप से आगे सोच रहा है। चीन की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पूरी दुनिया में अपना जो सड़क और जो समुद्री माध्यम से जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना चाहते हैं। प्राचीन समय की बात करते हैं, हम रेशम मार्ग की बात करते हैं, तो किस तरह से चीन ने पूरी दुनिया पर अपना मार्ग प्रशस्त किया था और उसके माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता था। उसी तरह चीन वापिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसके तहत में एक बार वापिस, जैसे ये भारत का हमारा प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, ये श्रीलंका हो गया, ये भारत का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारा अगर भारत का इस नक्शे को बांधते हैं तो ये ऊपर वाला पूरा पूरा चीन आ जाता है। जैसे यहाँ नेपाल, कनाडा, सॉरी कनाडा नहीं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, अफगानिस्तान। तो चीन है वो भारत की बात करें तो भारत का ये क्षेत्र है जिसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं नीचे बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट है जो जम्मू कश्मीर है, और ये अपन अपन इसको अपन जम्मू कश्मीर बोलते हैं, और ये लद्दाख है। वर्तमान में जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, यहाँ लक्षद्वीप, और इधर आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बीच में आ जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करेंगे हम कभी, किस तरह से पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो जमीनी हिस्सा है वो 3 अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाली लाइन है जिसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो जो चीन है, चीन का यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हाँ, तो चीन अपने यहाँ का एक प्रोविंस है, यहाँ से लगाकर ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से बीच में से यहाँ से पाकिस्तान का जो एक लास्ट में कराची वाला क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने एक एयरपोर्ट के साथ उन्होंने एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट को चीन ने नाम दिया सीपेक। क्या नाम दिया? सीपेक, जिसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन ने यहाँ पर लगभग 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किए। कितने किए? 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करके चीन जिस तरह से मतलब जिस दिन से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है, तब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा या जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में जोर दिया है। इसके माध्यम से चीन का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर सड़क परिवहन भी है, साथ ही यहाँ पर रेल नेटवर्क परिवहन भी है। ठीक है ना, इसके माध्यम से चीन ये जो अरब सागर पार्ट है वहां पर अपनी सीधी पहुंच जाता है। चीन है तो भी मान लो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, क्योंकि जहाज है वो यहाँ से घूम के मलक्का स्ट्रेट से पूरे पूरे दक्षिण चीन सागर से जब चीन जाते हैं और चीन के वो भी पूर्वी हिस्से पर जाते हैं, और कोई चीन का जो बहुत सारा सामान है उसको इस वाले पार्ट में लाना है, तो चीन ने इसके लिए
सीपेक को शुरू किया है और भारत हमेशा इसका विरोध करता है क्योंकि सीपेक का जो आधा हिस्सा है वो अपने पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जो आजाद यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान है वहां से होकर गुजरता है और भारत हमेशा इसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसी तरह चीन ने जो बंगाल की खाड़ी है इसमें अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया पूरा पूरा म्यांमार जिसको पुराने समय में म्यांमार बोलते थे, रंगून जिसकी राजधानी थी वर्तमान में राजधानी नापीता है। तो चीन ने यहाँ से म्यांमार से यहाँ पर एक और परियोजना शुरू की है जिसको बोलते हैं सीमेक। क्या बोलते हैं? सीमेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत चीन सीधी अपनी पहुंच चाहता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो यहाँ से अपने सीधे सामान की आवाजाही करने के लिए यहाँ पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है चीन, जिसके साथ उन्होंने जो म्यांमार की जो सरकार है, मतलब जो सैन्य सरकार है, उनके साथ समझौता करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद जब हम नीचे बात करें तो थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद देश आता है मलेशिया है। ठीक है, तो मलेशिया और थाईलैंड के बीच में हल्की सी मतलब कम विड्थ वाली एक जगह है, वहां पर चीन ये चाहता है कि यहाँ पर आ जाता है दक्षिण चीन सागर और यहाँ पर आ जाता है बे ऑफ बंगाल। तो चीन मलक्का स्ट्रेट से सिंगापुर फिर दक्षिण चीन सागर में जो उनके जहाज जाते हैं उनकी दूरी को कम करने के लिए, आर्थिक व्यय को कम करने के लिए चीन ने क्या किया? चीन ने दक्षिण चीन सागर से बे ऑफ बंगाल के बीच में यहाँ पर एक नहर, बहुत बड़ी नहर बनाने का काम चालू किया जिसको बोलते हैं करा कैनाल। ठीक है, किस तरह से आपने सुना होगा, स्वेज नहर का नाम सुना होगा, ठीक है ना, पनामा नहर का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से जो हजारों किलोमीटर की दूरियां थी उन दूरियों को बहुत ही कम किलोमीटर में सीमित कर दिया था। तो चीन भी यहाँ पर करा कैनाल के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर को सीधे बंगाल की खाड़ी से जोड़ना चाहता है, उसके तहत उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो चीन ने अपना विकल्प पहले से तैयार कर लिया है। चीन मलक्का स्टेट पर निर्भरता नहीं रहना चाहता है या निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए चीन ने क्या कर दिया, सीपेक तैयार किया। सीपेक की कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ जो सीपेक का जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, प्रांत है, जिसका नाम है बलूचिस्तान में यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है वो तैयार किया जाता है और जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ के मजदूरों के साथ, वहाँ की जो जनजाति है उनके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दुर्व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ बलूचिस्तान जो आर्मी है वो इस ग्वादर पोर्ट का हमेशा विरोध करती है, सीपेक का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो चीन ने जो हिंद महासागर है, जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, उसमें अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए पहले से रणनीतिक तैयारियां प्रारंभ कर ली और भारत जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको पूर्ण करके अपना यहाँ पर रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत कुछ काम करना चाहता है। क्योंकि हाल ही में पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि जब भारत कोई भी अपना अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र या मिसाइल संबंधी कोई भी कार्यक्रम शुरू करता है तो जो हरिकोटा है, इसके बाद ओडिशा का जो द्वीप है जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर भारत अपना मिसाइल कार्यक्रम कोई भी करता है तो यहाँ नीचे ये श्रीलंका है और श्रीलंका भी हम टूटा, तो चीन अक्सर कोई भी जो जासूसी जहाज है वो यहाँ लाके खड़ा कर देता है ताकि ये पता करे कि भारत द्वारा जो रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से चीन के विरुद्ध में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य पूरा कर लेता है तो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूती हो जाएगी। ठीक है, और चीन के लिए थोड़ा समस्या भी रहेगी। तो इस तरह से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है और पर्यावरण दृष्टि से वहाँ की जो जनजाति हैं उनके खत्म होने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पर जो पर्यावरण कार्यकर्ता है
और इसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो इस सब का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सरकार किस तरह से इस पर अपना कार्य शुरू करेगी और किस तरह से यहाँ की जो जनजाति है और यहाँ के जो पर्यावरण है उनका नुकसान हो रहा है, तो उनको किस तरह से दूसरी जगह क्षतिपूर्ति करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में।